हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको किसी भी चीज़ का ऑक्शन करना है या फिर किसी भी काम के लिए टेंडर इनवाइट करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। टेंडर इनवाइट करने की जो प्रोसेस है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया सेम है। हर स्टेट की अपनी वेबसाइट है जो एनआईसी के द्वारा ही डिज़ाइन की गई है। जैसे हरियाणा की जो वेबसाइट है उसमें etenders.hry.nic.in है। वैसे ही जैसे यहाँ पे HRY है, अगर किसी और स्टेट की वेबसाइट होगी तो यहाँ HRY की जगह उस स्टेट का नाम या फिर उसका एब्रीवेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो टेंडर इनवाइट करने के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करें, उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन। तो इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को अलॉटेड हैं जिनको टेंडर करने की ज़रूरत होती है। तो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करें यहाँ पे और उसके बाद कैप्चा एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन अपीयर होगी आपके सामने। अब आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके दोबारा से लॉगिन करना है। जो ये लॉग आउट का बटन आपको दिख रहा है इसके बिल्कुल सामने ये लॉगिन का ऑप्शन शो होता है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा आपकी आईडी में तो आप कंफर्म कर लें कि आपके जो लैपटॉप या पीसी है उसमें जावा इंस्टॉल्ड है और वो अपडेटेड है और जो डिजिटल सिग्नेचर के ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर प्लगइन करें और फिर भी अगर लॉगिन नहीं हो रही है आपकी आईडी तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें एक्टिव एक्स कंट्रोल्स नाम से प्लगइन्स होते हैं, वो इनेबल करने पड़ते हैं आपको। वो आप कैसे इनेबल कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिल्कुल राइट साइड में जो ये सेटिंग का लोगो है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इंटरनेट ऑप्शंस में आने के बाद सेकंड नंबर पे ऑप्शन है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे क्लिक करके फिर कस्टम लेवल है इसके नीचे, जो ये आपको कस्टम लेवल दिख रहा है इस कस्टम लेवल पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप इस स्क्रीन को नीचे ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद आपको ऑप्शन शो हो जाएगा एक्टिव एक्स कंट्रोल्स एंड प्लगइन्स। तो ये एनेबल करने हैं। इसमें ये कुछ एक सेटिंग्स हैं, इसमें आप एक बार देख लें। जो अनेबल हैं उनको अनेबल कर दें और जो डिसेबल हैं उनको डिसेबल रहने दें। तो ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इससे ऊपर ये एक्टिव एक्स कंट्रोल्स की सेटिंग है। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल को अगर आप अनेबल कर देंगे तो उसके बाद ये लॉगिन का ऑप्शन शो हो जाएगा और आप डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर का पिन एंटर करना है। यूजुअली जो स्टार्टिंग में डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं तो 1 से 8 तक रखते हैं उसका पिन। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका पिन हो आपके डिजिटल सिग्नेचर का वो एंटर करने के बाद ओके। तो ये ई टेंडर्स वाली वेबसाइट पे लॉगिन कर चुका हूँ मैं। अब अगर आपको नया टेंडर या ऑक्शन करना है तो ऑक्शन तो यहाँ पे शो होंगे हमें, टेंडर कम ऑक्शन, लेकिन उसके लिए भी आपको क्रिएट टेंडर पे ही जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई टेंडर या ऑक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे टेंडर रेफरेंस नंबर में जिस भी चीज़ का आपका टेंडर है वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ऑक्शन करना है तो मैं कोई भी रेफरेंस नंबर लिख दूंगा उसके नाम से, और इसमें अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो 1 2 3 भी कर सकते हैं या फिर किसी अलग नाम से इनको अलग अलग पहचान में आ जाएं, इस तरह से इनको रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद टेंडर टाइप सेलेक्ट करें, अगर आपको ऑक्शन करना है तो ऑक्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ भी टेंडर कम ऑक्शन। लेकिन ये जो ऑक्शन की फैसिलिटी है ये हर किसी आईडी में अवेलेबल नहीं होती डायरेक्ट ऑक्शन करने की। तो इसको या तो आपको अपने हेडक्वार्टर या एनआईसी से अनेबल करवाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा टेंडर कम ऑक्शन फैसिलिटी नॉट एनेबल्ड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये अनेबल्ड नहीं है तो आप एनआईसी से कांटेक्ट करके इसको अनेबल करवा सकते हैं। इसको अनेबल करवाना ज़रूरी नहीं है तो आप टेंडर के माध्यम से भी ऑक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ऑक्शन की जगह सिलेक्ट करें ओपन टेंडर, उसके बाद यहाँ से टेंडर सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल लास्ट में टेंडर का ऑप्शन है। अगर आपका जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इनमें से किसी अलग चीज़ का है जो ये इसमें लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ कवर्स का मतलब होता है कि आप जो टेंडर इनवाइट कर रहे हैं वो कितने कवर में इनवाइट करना चाहते हैं। मीन्स अगर आपकी टेक्निकल बिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है और वो आप फाइनेंशियल बिड से पहले करना चाहते हैं तो 2 कवर रखें। फर्स्ट कवर में टेक्निकल बिड आ जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए
टेंडर्स अपलोड करेगा फर्स्ट वाले कवर में, सेकंड कवर में वो अपनी बिड अपलोड करेगा। इस अगर 2 से ज़्यादा भी हम कवर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप सिंगल कवर में टेंडर कॉल करना चाहते हैं तो सिंगल कवर में भी कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड एक बार में ही ओपन हो जाएगी। और अगर 3 या 4 कवर में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा भी देगा कि इन सब में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक कवर का मतलब है कि ईएमडी, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड सारी चीज़ें एक ही कवर में आएंगी। 2 कवर का मतलब है टेक्निकल बिड एक कवर में, फाइनेंशियल बिड अलग कवर में। उसके बाद 3 कवर का मतलब है फर्स्ट कवर में सिर्फ फीस आएगी, सेकंड कवर में टेक्निकल बिड और थर्ड कवर में फाइनेंशियल बिड। जो 4 कवर का ऑप्शन है उसमें ईएमडी डिटेल्स, फिर प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर टेक्निकल बिड, फिर फाइनेंशियल बिड। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ कवर्स। उसके बाद टेंडर कैटेगरी में 3 ऑप्शंस हैं, गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स। इसमें से अगर आपको कोई ऑक्शन करना है तो आप गुड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सर्विसेज चाहिए किसी एजेंसी की, जैसे मैन पावर वगैरह के लिए हम टेंडर कॉल करते हैं तो सर्विसेज में करते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई लेबर या ट्रांसपोर्ट का टेंडर है तो उसके लिए वर्क सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है नंबर ऑफ बिड ओपनर्स। तो इसमें मैक्सिमम 4 बिड ओपनर्स हो सकते हैं, उसमें से मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए बिड ओपन करने के लिए। तो अगर आपके आईडी में 4 बिड ओपनर्स हैं तो 2 ऑफ 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 बिड ओपनर रजिस्टर हैं तो 2 ऑफ 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 रजिस्टर हैं और तीनों के 3 ही ओपन करें तो 3 ऑफ 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर मैंडेटरी नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि 2 ऑफ 3 या 2 ऑफ 4 ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है टेंडर ओपन करने के टाइम पे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए और वो अवेलेबल ना हो तो बाकी के जो 2 बिड ओपनर्स हैं वो टेंडर ओपन कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद उस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे हमने 2 कवर सिस्टम सेलेक्ट किया था तो मेरे सामने 2 कवर सिस्टम आ चुके हैं। इस पेज पे अब हमें फाइल नेम्स एंटर करने हैं। यहाँ पे हम वो फाइल्स एंटर करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो टेंडरर अपलोड करेगा, जो भी बिड लगाएगा या जो टेंडर अप्लाई करेगा वो जो फाइल अपलोड करेगा जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो जैसे टेक्निकल बिड के लिए फर्स्ट वाला कवर है उसमें मुझे फाइल्स के नेम अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ऐड कंटेक्ट के नीचे जो फोल्डर है इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। जैसे मुझे इस टेंडर के लिए जो पहली फाइल चाहिए वो है फीस की, ईएमडी या फ़ी कुछ भी लिख सकते हैं आप। और किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ 4 फॉर्मेट ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास वर्ड की फाइल है तो पहले उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करें डॉक्यूमेंट टाइप और उसके बाद सेव कर दें। अब मुझे दूसरी फाइल जो अपलोड करवानी है वो है टेक्निकल बिड की। जो टेक्निकल बिड के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टर्म एंड कंडीशंस में, तो टेक्निकल बिड के नाम से दूसरी फाइल बनाऊंगा मैं और वो भी मुझे पीडीएफ में चाहिए। तो ये 2 फाइल सेव हो चुकी हैं। अब तीसरी फाइल मुझे टेक्निकल बिड में चाहिए चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट मैं अपलोड करवाना चाहता हूँ एक्सेल फॉर्मेट में, तो यहाँ से एक्सेल सेलेक्ट करूँगा मैं और उसके बाद सेव। तो ये 3 फाइल्स मुझे चाहिए टेक्निकल बिड में, तो ये तीनों फाइल्स ऐड कर दी है मैंने। अब जो भी टेंडर अप्लाई करेगा उसको ये तीनों फाइल्स अपलोड करनी मैंडेटरी होंगी। इसमें चेकलिस्ट मैंने अपलोड की है ताकि टेक्निकल बिड में जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए वो जो टेंडर अप्लाई करेगा वही मुझे बता दे चेकलिस्ट में येस या नो लिख के कि उसने ये चीज़ें अपलोड की हैं या नहीं की। और साथ में मैंने इसमें पेज नंबर का भी ऑप्शन दिया है, वो पेज नंबर भी बता दे कि इस पेज नंबर पे मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो इससे आपकी उसकी टेक्निकल बिड को इवेलुएट करना इजी होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्निकल बिड की 3 फाइल्स मेरी हो चुकी हैं। अब मैं फाइनेंशियल बिड में मुझे बीओक्यू अपलोड करवानी है, जिसमें जो टेंडर अप्लाई करेगा वो अपनी बिड एंटर करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम एंटर करूँगा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम एंटर कर सकते हैं, पर नाम वही एंटर करें जो टेंडरर को भी समझ में आ जाए और आप भी ईजिली समझ पाएँ। फाइनेंशियल बिड में मुझे एक ही फाइल चाहिए जिसमें बिड एंटर करेगा टेंडर अपनी, तो इसमें एक ही फाइल एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। अब ये जो एनआईटी डॉक्यूमेंट है इसमें जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होती है इसकी फुल फॉर्म, जो मैंने नोटिस निकाला है टेंडर के लिए उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे स्क्रीन पे लेके आएगा। तो यहाँ पर जो एनआईटी है उसकी फुल फॉर्म एंटर कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये जो फोल्डर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा मैं। तो ये जो टेंडर वाली वेबसाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में लेके जाती है आपको। अगर आपकी फ़ाइल्स कहीं और है तो यहाँ से आप पाथ भी दे सकते हैं फ़ाइल का। अदरवाइज़ बेटर ये रहेगा कि आप अपनी फ़ाइल्स को कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर लें, जिससे कि अपलोड करने में आसानी हो। तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में फ़ाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
ये फाइल्स मैंने कॉपी कर ली हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं जैसे नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ओपन। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे डिजिटल साइन भी करना पड़ता है। उसके लिए फ़ोल्डर के साथ में ही ये ऑप्शन है स्कैन एंड साइन का। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर से ये फ़ाइल साइन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का पिन एंटर करें तो ये फ़ाइल साइन हो चुकी है। उसके बाद सबमिट। एनआईटी को सबमिट करने के बाद आपको इसको वेरीफाई भी करना होता है। तो नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई का, इस पर क्लिक करें। उसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई के सामने टिक करके और फिर सेव पे क्लिक कर दें। तो ये फाइल वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट। अब ये टेंडर से रिलेटेड सारी डिटेल्स एंटर करवाएगा आपसे। यहाँ पे वर्क आइटम और या फिर वर्क टाइटल में जो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका टेंडर है वो एंटर करें। उसके बाद लोकेशन एंटर करें, वो जो आइटम जिसके लिए आप टेंडर कॉल कर रहे हैं कौन सी जगह पे है वो आइटम का। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं इससे ज़्यादा तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में एंटर करें। डिस्क्रिप्शन एंटर करने के बाद पिन कोड एंटर कर दें। उसके बाद प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आपकी कोई है, जैसे आप 4 कवर सिस्टम में हमारे पास ऑप्शन था प्री क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, अगर कोई डिटेल्स आप चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर कुछ एक आइटम हैं जिनके डायरेक्ट नाम दे रखे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम अवेलेबल है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप मिसलेनियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर है, एम्पेलनमेंट है या फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है आपका वो कर सिलेक्ट कर लें। टेंडर वैल्यू जो इतने भी अमाउंट का टोटल टेंडर हो वो एंटर कर दें। अगर पब्लिक में आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो येस करें, अदरवाइज़ नो पे रहने दें। फिर बिड वैलिडिटी यूजुअली 30 डेज़ की होती है। अगर आप ज़्यादा टाइम की वैलिडिटी करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं यहाँ से अदर सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं मैनुअली। तो जो भी आपकी वैलिडिटी डेज़ हों उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद जो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो पूरा टेंडर होगा वो कितने दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिड ओपन करने से पहले मीटिंग करनी है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करें, अदरवाइज़ नो पे रहने दें अगर मीटिंग की ज़रूरत नहीं है तो। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको मीटिंग प्लेस और एड्रेस भी एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिड ओपनिंग प्लेस एंटर करें डायरेक्ट। इसमें जो भी आपका ऑफिस का नाम है या जहाँ पर भी आप बिड ओपन करना चाहते हैं वो एंटर कर दें। उसके बाद जो टेंडर कॉल कर रहा है वो A क्लास अथॉरिटी है या B क्लास है, जो भी है वो सिलेक्ट करें। इनवाइटिंग ऑफिसर में उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन और फिर ऑफिस का एड्रेस एंटर करें। इसके बाद नेक्स्ट। फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, इसमें ऑफलाइन का तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर फीस एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ ऑनलाइन सेलेक्ट करें। उसके बाद जितने भी अमाउंट की आप फ़ीस लेना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करें। ई टेंडर वाली वेबसाइट की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 1000 रुपये तो वो होती है प्लस 18% GST, तो 1180 रुपये फ़ीस होती है वो। उसके अलावा टेंडर डॉक्यूमेंट फ़ीस भी अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को एग्जेम्पशन अलाउड है, जैसे MSME को कई जगह एग्जेम्पशन होती है तो यहाँ से येस कर दें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करें। उसके बाद EMD अमाउंट एंटर करें। EMD अमाउंट होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो धरोहर राशि बोलते हैं जब जिसको हम हिंदी में। टेंडर के लिए अगर कोई टेंडर अप्लाई कर दे और फिर टेंडर लेने से मना कर दे तो ये जो अमाउंट होती है उसकी जब्त कर ली जाती है। तो वो जितनी भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं उसको एंटर करें। ये आप फिक्स भी कर सकते हैं, और जो आपका टेंडर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे एंटर की थी उसकी आप अगर आप परसेंटेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से परसेंटेज भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद EMD में अगर किसी तरह की छूट है तो यहाँ पे येस करें, अदरवाइज़ इसको भी नो कर दें। तो ये फीस की डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे डेट्स एंटर करनी है हमें। इसमें डेट एंटर करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी डेट्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो सैटरडे या संडे को नहीं होनी चाहिए, वरना ये वेबसाइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखें, ये आप बैक डेट में इसकी एंट्री नहीं कर सकते। जैसे आज 17 तारीख है तो 17 सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पे 9 बजे का टाइम आप नहीं दे पाएंगे, या फिर यहाँ पे 16 तारीख नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है कि आप 1 या 2 दिन पहले ही इसकी ये सारी डिटेल्स एंटर करके रख लें, ताकि पब्लिशिंग के टाइम पे इसको पब्लिश करके छोड़ दें बस, फिर ये अपने आप पब्लिश कर देगा जो भी टाइम आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसी टाइम पे।
दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट। जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे, टर्म एंड कंडीशन, फाइनेंशियल बिड के लिए बीओक्यू, या फिर इसके अलावा भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड होने किस डेट से स्टार्ट होंगी, तो वो भी यहाँ पे एंटर कर दें। बिड सबमिशन, जो टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपनी बिड कब से सबमिट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो डेट यहाँ पे एंटर करें। ये बीच में जो 2 डेट्स हैं क्लैरिफिकेशन की, वो मैंडेटरी नहीं हैं, तो अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद ऑप्शन है बिड सबमिशन की क्लोजिंग डेट का। जिस डेट को बिड सबमिशन क्लोजिंग होगी, तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो मिनिमम 1 वीक का टाइम तो ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार कोर्ट में अगर ये टेंडर चैलेंज हो जाए तो 1 वीक के लिए कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है कि 1 वीक का तो टेंडर होना ही चाहिए था। अदरवाइज़ कोई इमरजेंसी है तो आप शॉर्ट टेंडर भी कॉल कर सकते हैं, उसमें 1 वीक की डेट देना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ से क्लोजिंग डेट एंटर करने के बाद फिर बिड ओपनिंग डेट, जो बिड ओपनिंग डेट है वो बिड सबमिशन की जो क्लोजिंग डेट है उससे बाद की ही रखें। अगर आप सेम डेट रखना चाहते हैं तो टाइम उससे कम नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये डेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ से आपको बिड ओपनर सेलेक्ट करने हैं। बिड ओपन करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा या किस किस को बिड ओपन करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बिड ओपनर टाइप 2 ऑफ 3 सिलेक्ट किया था, तो मिनिमम 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे अब। और बिड ओपनिंग के टाइम पे ये जो 3 मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनमें से 2 को मिनिमम बिड ओपन करनी पड़ेगी, तभी हम बिड ओपन कर पाएंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद सबमिट। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अपलोड करने हैं। जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन हैं या फिर जो भी हम बीओक्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हैं बिड लगाने के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगी मेरे सामने। यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 तरह के ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे आपके सामने, एक बीओक्यू और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो बीओक्यू तो हमें प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। टेंडर अप्लाई करते टाइम बीओक्यू बनाने में भी कईयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको बीओक्यू कैसे बनानी है या कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है, तो कुछ डिटेल्स तो मैंने एक वीडियो में दे रखी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर उससे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं eofficevlog@gmail.com पे, या कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डिस्क्रिप्शन एंटर कर दूंगा। अब जैसे एक से ज़्यादा चीज़ें आपको बार बार टाइप करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए मैं तो ये जो स्टिकी नोट्स होते हैं इस पे टाइप करके रख लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। जो भी मुझे अगर एक से ज़्यादा टेंडर अप्लाई करने हैं तो उससे जल्दी टेंडर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा। बीओक्यू डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक्सेल फाइल में ही होता है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको डिजिटल साइन करेंगे। ये फाइल भी डिजिटल साइन हो चुकी है। उसके बाद सेव। अब अगर मुझे बीओक्यू के अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो वो भी मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मैं जितने चाहूँ उतने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे टर्म एंड कंडीशंस अपलोड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में टर्म एंड कंडीशंस लिख के, अगर आपका कर्सर आगे वाली लाइन में जा रहा है तो इसको भी आप बैक स्पेस करके उसी लाइन में ले आएँ, क्योंकि लाइन ब्रेक भी एक्सेप्ट नहीं करती है वेबसाइट। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और उसको भी डिजिटल साइन कर दें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बिडर्स जो चेकलिस्ट अपलोड करें वो भी उसी फॉर्मेट में करें जो मैंने तैयार कर रखी है। तो उसके लिए मैं एक चेकलिस्ट का अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को भी डिजिटल साइन करने के बाद सेव। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे सेव हो चुके हैं जो भी मुझे टेंडरर्स को प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद मैं एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दूंगा। जब आप बीओक्यू को वेरीफाई करें तो एक बार चेक बीओक्यू करके देख लें। चेक बीओक्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो कर देगा कि बीओक्यू का जो फॉर्मेट है वो कंप्लाइड है या नहीं है। उसके बाद क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करें और सेव कर दें। इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट। अब जो जो डिटेल्स आपने एंटर की हैं आप चेक करना चाहें तो एक बार उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर सारी चीज़ ठीक हैं तो उसको सेंड टू पब्लिश के लिए भेज दें।
तो ये टेंडर आपका पब्लिशिंग के लिए चला गया है। इसको आप जब भी पब्लिश करना चाहें पब्लिश कर सकते हैं। जिस टाइम पे आपको पब्लिश करना हो तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो डेट एंड टाइम आपने एंटर किया था उससे पहले पहले पब्लिश करें इसको। अगर बाद में आप पब्लिश करेंगे तो फिर ये पब्लिश नहीं होगा। इस टेंडर को पब्लिश करने के लिए पब्लिश टेंडर का जो ये ऑप्शन है क्रिएट टेंडर के बिल्कुल नीचे, इस पर क्लिक करें। तो ये टेंडर जो हमने एंटर किया था वो यहाँ पे आ चुका है। इस पर आप फिर व्यू पे क्लिक करें। इसके बाद एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर लें। अगर ये टेंडर ठीक है तो इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश टेंडर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टेंडर पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये टेंडर ठीक नहीं है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड पे क्लिक करें और जो भी आपको करेक्शन करवानी है वो रीज़न में एंटर करके इसको सेंड फॉर मॉडिफिकेशन कर दें। तो ये वापस मॉडिफिकेशन के लिए चला जाएगा ये टेंडर। जिसको भी मॉडिफिकेशन करनी है वो इसको मॉडिफाई करके दोबारा से पब्लिश टेंडर में सेंड कर देगा। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक पूरा तरीका था टेंडर को क्रिएट करने का और उसको पब्लिश करने का। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे टेंडर को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं और उसकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है हमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।